हाय गाइस, क्लास 10th का चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं एक ऑर्डर बता दूं कि हम चीज़ों को किस तरीके से डिस्कस करेंगे। प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड ये नोट्स रहेंगे, आपके कुछ भी नहीं करना है। दीज नोट्स आर सफिशिएंट फॉर यू। एग्ज़ाम्स में किस तरीके से आपको आंसर लिखना है उसका मैंने फॉर्मेट भी प्रोवाइड किया है, प्लस क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक भी एरिया आपकी एनसीईआरटी बुक से स्किप नहीं किया है। प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड ये सारे नोट्स हैं, प्लस सारे डायग्राम्स जितने मैंने अपनी नोट्स में मेंशन किए हैं ये सारे एनसीईआरटी बेस्ड हैं। तो अगर आपको पूरा एनसीईआरटी पर फोकस करके पढ़ाई करनी है तो आई डोंट थिंक आपको इससे बेस्ट नोट्स मिल सकते हैं। शुरू करते हैं। व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस? तो यार देखो, कुछ चीज़ों को हम कंसिडर करते हैं कि ये अलाइव है। सम ऑर्गेनिजम्स आर अलाइव, सम आर कंसिडर्ड एज डेड। व्हाट आर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस है और हाउ एनर्जी इज डिराइव्ड इन द बॉडी। तो ये जो कुछ क्वेश्चंस है ना, उनके आंसर्स हम डिस्कस करेंगे। हमारी जो बॉडी होती है उसको मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, और मेंटेनेंस का जो जॉब होता है ना वो करती है लाइफ प्रोसेस। तो इस चैप्टर में जो हम लाइफ प्रोसेसेस की बात करेंगे, पहला है डाइजेशन, है ना, फिर है दूसरा है रेस्पिरेशन, और तीसरा है सर्कुलेशन, और आखिरी हमारा है एक्सक्रीशन। तो डाइजेशन में क्या करेंगे? फूड का इंटेक करेंगे, उससे हम न्यूट्रिएंट्स डिराइव करेंगे। फिर जो हमने न्यूट्रिएंट्स डिराइव करेंगे उससे हम एनर्जी कैसे निकालेंगे? तो हमारी बॉडी में कुछ ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग रिएक्शंस होंगे जिससे हम अपनी सेलुलर नीड को फुलफिल करेंगे। तीसरी प्रोसेस है सर्कुलेशन। फिर वो जो न्यूट्रिएंट्स हमने डिराइव किए फूड मटेरियल से, और जो रेस्पिरेशन से हमने ऑक्सीजन डिराइव किया, उसको बॉडी के हर ऑर्गन तक पहुंचाएंगे हम थ्रू ब्लड, और उसी मैकेनिज्म को हम कहते हैं सर्कुलेशन, या कहते हैं हम ट्रांसपोर्टेशन। और आखिरी है एक्सक्रीशन। अब इतनी सारी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हुई हैं, डाइजेशन हुआ है, रेस्पिरेशन हुआ है, सर्कुलेशन हुआ है, तो अब जो वेस्ट निकला होगा उसे भी तो हमें रिमूव करना होगा ना बॉडी से। तो मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करने की प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। फिर आ जाते हैं हम दूसरे पॉइंट पे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो देखो, जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, उनका ऑर्गेनाइजेशन सिंपल होता है। क्यों भाई? यार एक ही सेल है तो ऑब्वियसली बात है उनका ऑर्गेनाइजेशन इतना कॉम्प्लेक्स तो होगा नहीं। तो उनके अंदर जो गैशियस एक्सचेंज होता है, हमारी एनसीईआरटी में जो मेंशन किया है वो है डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन क्या होता है? इट सिंपल प्रोसेस है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन जब किसी भी सब्सटेंस का या किसी भी मॉलिक्यूल का या गैस का मूवमेंट होता है, हम उसे डिफ्यूजन कहते हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का ऑर्गेनाइजेशन होता है सिंपल, और उनमें गैशियस एक्सचेंज होता है थ्रू डिफ्यूजन। उनके बॉडी सरफेस के से डिफ्यूजन होता है, दैट इज़ हाउ दे डू द गैशियस एक्सचेंज। फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि ह्यूमन बींग्स ले लो, ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन से हमारा क्या मतलब है कि भैया टिश्यूज़ रहते हैं। अब टिश्यूज़ जो होते हैं, कॉमन ओरिजिन के जो सेल्स रहते हैं ना, वो मिलकर बना लेते हैं टिश्यू, और टिश्यू मिलकर आगे बना लेता है ऑर्गन, और ऑर्गन बना लेता है ऑर्गन सिस्टम। तो अब इतना कॉम्प्लेक्स इनका वो है मैकेनिज्म, है ना, इनका बॉडी स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स इनका ऑर्गेनाइजेशन है। तो इनके अंदर जो गैशियस एक्सचेंज होता है ना, वो भी एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म से होता है, जो कि हम आगे फर्दर रेस्पिरेशन की प्रोसेस में डिटेल्ड में पढ़ेंगे। अभी तक के लिए इतना ठीक है। नेक्स्ट पेज पर मूव ऑन कर के एनसीईआरटी में कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि वाई इज़ डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मतलब डिफ्यूजन की जो प्रोसेस है उससे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की ऑक्सीजन की कमी क्यों नहीं पूरी कर सकते? क्योंकि देखो, डिफ्यूजन जो है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में गैशियस एक्सचेंज का मोड है ना।
और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म देनी पड़ेगी, तभी हम उनकी ऑक्सीजन डिमांड को पूरा कर सकते हैं। फिर है दूसरा क्वेश्चन, व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव। सिंपल सा इसका रिएक्शन आंसर है दैट इज मेटाबॉलिक रिएक्शंस। जिस बॉडी में आपको मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हुए दिख जाएंगी, आप सिंपली समझ लेना कि वो चीज़ अलाइव है। ये डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। मेटाबॉलिक रिएक्शंस बोले तो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग रिएक्शंस होते रहेंगे, जैसे कि रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ये सब डिपिक्ट करते हैं कि ऑर्गेनिज्म जो है वो अलाइव है। फिर है व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल्स यूज्ड फॉर बाय एन ऑर्गेनिज्म। तो जो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कि हम फूड में रहते हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो होते हैं, दे आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल बाय द ऑर्गेनिजम्स। फिर है व्हाट प्रोसेसेस वुड यू कंसिडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल और फिर उनको सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर लेना, जिससे कि सेल्स जो है उनके अंदर की एनर्जी को निकाल सके और उस एनर्जीज को यूटिलाइज कर सके। सच कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस आर नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग लाइफ। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक न्यूट्रिशन। हमारी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और उस एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं हम इनऑर्गेनिक सोर्सेज जैसे CO2 है, वाटर है, इन सब से। और इस एनर्जी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने की जो प्रोसेस है दैट इज टर्म्ड एज न्यूट्रिशन। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। फर्स्ट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड द अदर वन इज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है वो कौन करता है? ऑटोट्रॉफ्स करते हैं। ऑटोट्रॉफ्स कौन होते हैं? दोज who can produce their own food, who can synthesize their own food and they are not dependent on others for their food are called autotrophs। अपना खाना खुद बना सकते हैं, किसी पर निर्भर नहीं है। तो इसी टाइप के न्यूट्रिशन को हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। एग्जाम्पल प्लांट्स है, राइट। दूसरा है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, जब अपना खाना खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो, यू आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर योर फूड रिक्वायरमेंट, वी कॉल इट एज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड एग्जाम्पल्स आर एनिमल्स एंड फंजाई। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को थोड़ा हम डिटेल में पढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिससे प्लांट्स जो हैं अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं। फूड मतलब ग्लूकोज सिंथेसाइज करते हैं। एटमॉस्फेयर से CO2 और वाटर, क्लोरोफिल, फोटोपिगमेंट और सनलाइट की प्रेजेंस में ग्लूकोज डराइव करते हैं। ऑक्सीजन इज अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स के लिए उसका कोई काम नहीं है, बट फॉर ह्यूमन बींग्स इट इज़ वेरी वेरी यूजफुल एज वी कैन नॉट लिव विदाउट ऑक्सीजन। सो O2 एंड वाटर आर द बाय प्रोडक्ट्स ऑफ दिस फोटोसिंथेटिक केमिकल रिएक्शन। तो क्या क्या स्टेप्स हैं फोटोसिंथेसिस में वो हम पढ़ते हैं। पहला इसमें लिखा हुआ है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है? देखो ये प्लांट की लीफ दी हुई है, ठीक है, इसमें स्ट्रक्चर दिया है। तो अब इसका इन्होंने एक डिटेल्ड एक डायग्राम दिया हुआ है। ये इसमें क्लोरोप्लास्ट दिखा है। क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जहाँ पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, ठीक है। ये क्लोरोप्लास्ट ही होते हैं जो सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप करते हैं। इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, फोटोपिगमेंट, वो सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप करता है, उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कैसे? वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट कर देता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, ठीक है। फिर वो जो CO2 होती है उसको रिड्यूस करता है कार्ब्स में, कार्बोहाइड्रेट्स में, ग्लूकोज में, और जो कि प्लांट्स में स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। वी ऑल नो। ये एक एक्सपेरिमेंट है, वेरिएटेड लीफ एक्सपेरिमेंट, आपकी उसमें दिया हुआ है ये NCERT बुक में। तो इसे हम पढ़ते हैं। आपके घर में मनी प्लांट लगा होगा तो उसकी पत्ती कुछ इस तरीके की होती है जैसे इस फिगर में दी हुई है। तो इसमें क्या करना है आपको?
मनी प्लांट को आप 3 दिन के लिए एक डार्क रूम में रख दो, ठीक है, तो फिर क्या होगा, डार्क रूम में सनलाइट नहीं है, सनलाइट नहीं है तो जो स्टार्च भरा हुआ था उसमें, लीफ में जो स्टार्च फूड मटेरियल की तरह स्टोर्ड था, वो प्लांट उसको यूज़ कर लेगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, प्लांट को आप सनलाइट में रख दो, फिर उसकी एक पत्ती तोड़ो, उसको बॉईल करो, बॉईल करके उसको अल्कोहल में डालो, अल्कोहल में डालने के बाद उसको थोड़ा सा और बॉईल करो वाटर बाथ में, फिर आप पत्ती का कलर देखो, वो इस टाइप का हो जाएगा, बी डायग्राम में जो दिया हुआ है ब्लूइश कलर का हो गया। आप उसको आयोडीन में धो लो, लीफ को डिप करो आयोडीन में थोड़ी देर के लिए और फिर उसको आयोडीन में धो लो, तो आप देखोगे कि लीफ के कुछ कुछ पार्ट, जो ग्रीन पार्ट था ना, डार्क ग्रीन, वो अब इस तरीके का हो गया है, ब्लूइश ब्लैक हो गया है। क्यों, ऐसा क्यों हो गया? आपने क्या किया, डार्क रूम में लीफ को रख दिया, तो क्या नहीं मिली उसको, सनलाइट नहीं मिली। सनलाइट क्यों ज़रूरी है? सनलाइट हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस बिना सनलाइट के हो ही नहीं सकती, तो वो खाना बना ही नहीं पा रहा था, तो जो स्टार्च उसमें भरा हुआ था, स्टोर्ड फॉर्म में था, वो उसने यूज़ कर लिया, ठीक है। और सिर्फ ग्रीन पार्ट में ही फूड सिंथेसाइज होता है। ग्रीन पार्ट में क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो इस वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट से हमें पता चल रहा है कि क्लोरोफिल पिगमेंट जो है वो एसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टोमेटा, ठीक है। स्टोमेटा लीफ सरफेस जो होती है ना, उसके लीफ सरफेस पे आपको माइक्रोस्कोप से देखने पर छोटे छोटे टाइनी पोर्स दिखाई देंगे, ठीक है। CO2 जो होती है इन्हीं स्टोमेटल पोर्स से प्लांट जो है लेता है, ठीक है। और ये जो CO2 को एंटर करने की प्रोसेस होती है प्लांट्स में, इट इज गार्डेड बाय गार्ड सेल्स। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ गार्ड सेल्स इनेबल्स द गैसियस एक्सचेंज। तो प्लांट्स में गार्ड सेल्स का मेन रोल है, क्योंकि स्टोमेटा पे गार्ड सेल्स होते हैं, ये रहे गार्ड सेल्स, ये डायग्राम में शो किए गए, ये स्टोमेटल पोर दिखाया है, ये क्लोरोप्लास्ट दिखाए हुए हैं। तो ये जो गार्ड सेल्स होते हैं, जब इनके अंदर पानी भर जाता है तो ये स्वेल हो जाते हैं, ये ओपन हो जाता है स्टोमेटल पोर, तो CO2 एंटर कर जाती है। जब प्लांट को CO2 की ज़रूरत नहीं होती है, पानी बाहर निकल जाता है इन गार्ड सेल्स से, तो गार्ड सेल्स क्या करते हैं, श्रिंक हो जाते हैं, तो स्टोमेटा क्लोज हो जाता है, तो CO2 अब गैसियस एक्सचेंज प्लांट में अब नहीं हो रहा है। तो अब इधर में हमने पढ़ा कि वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट क्या है, कि क्लोरोफिल इम्पॉर्टेंट है, मतलब प्लांट फोटोसिंथेसिस के लिए, और फिर हमने पढ़ा स्टोमेटल अपर्चर के थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है प्लांट्स में, जिसमें गार्ड सेल्स प्लेज द मेजर रोल, उनके ही। तो पिछले वाले एक्सपेरिमेंट में हमने पढ़ा कि क्लोरोफिल बहुत ज़रूरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। अब इस पॉटेड प्लांट एक्सपेरिमेंट में हम पढ़ेंगे कि जो है CO2 बहुत एसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए। 2 प्लांट्स लेना है, दोनों को डार्क रूम में रखना है 3 दिन के लिए, फिर उन्हें बाहर धूप में रखना है और दोनों पर बेल जार लगाना है। एक वाले बेल जार में हमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेना है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, CO2 को अब्जॉर्ब कर लेता है। तो जो जार A है ना, उसके अंदर CO2 नहीं है और जार B में CO2 है, तो जार को हटाओ कुछ टाइम बाद, तो हम देखेंगे 2 घंटे बाद कि क्वेश्चन पूछा है कि दोनों में स्टार्च का अमाउंट सेम रहेगा क्या? नहीं, A वाले में स्टार्च नहीं बना है, जबकि B वाले में स्टार्च ज़्यादा है, क्योंकि A वाले में CO2 नहीं था। ये कैसे पता चलेगा? स्टार्च का चेक करने का एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। अब आ जाते हैं रॉ मटेरियल यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट्स। तो नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आयरन है और मैग्नीशियम है। ये कुछ एसेंशियल मिनरल्स हैं दैट आर यूज्ड बाय द प्लांट, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है नाइट्रोजन। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को प्लांट सीधा यूटिलाइज नहीं कर सकता है, वो पहले कन्वर्ट होता है नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में बाय नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ठीक है। नाइट्रोजन एसेंशियल कंपोनेंट्स है प्लांट के लिए, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स रहते हैं, उनकी सिंथेसिस में हेल्प करता है।
हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं फूड के लिए उन्हें हम हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। अब हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी अलग अलग टाइप का होता है अलग अलग प्लांट्स में, अलग अलग एनिमल्स में। तो पहला है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, एग्जाम्पल दिया हुआ है अमीबा का। अमीबा जो होता है स्यूडोपोडिया की हेल्प से फूड पार्टिकल को एनगल्फ कर लेता है फूड वैक्यूल के अंदर। स्यूडोपोडिया क्या होता है, फिंगर लाइक के एक्सटेंशंस होते हैं, ठीक है। दूसरा है पैरामीशियम। पैरामीशियम के अंदर कई सारे सीलिया होते हैं। सीलिया कुछ इस तरीके का होता है पैरामीशियम, उसकी पूरी बॉडी में सराउंडेड रहते हैं सीलिया। तो सीलिया जो है जैसे अमीबा स्यूडोपोडिया से फूड को एनगल्फ कर रहा है, इस तरीके से पैरामीशियम में सीलिया फूड पार्टिकल को एनगल्फ कर लेता है और फूड वैक्यूल में, ठीक है। ये हो गया यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की बात। फंजाई जैसे कि ब्रेड मोल्स है, ईस्ट है, मशरूम है, ये क्या करते हैं, फूड को बाहर, बॉडी के बाहर ही ब्रेक डाउन करते हैं उसका और फिर बॉडी से एब्जॉर्व कर लेते हैं, इसीलिए इनको सेप्रोफाइटिक डिकम्पोजर्स कहते हैं। तो करते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। डायग्राम दिया है ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का। इट स्टार्ट्स विथ टंग, यानी ओरल कैविटी से शुरू होता है और एनस पर एंड होता है। तो यहाँ पे इसमें टंग दिखाया है, माउथ दिखाया है। दिस ट्यूब इज कॉल्ड ईसोफेगस, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल क्या है, इट बिगिंस फ्रॉम ओरल कैविटी टिल एनस। क्या करते हैं, सबसे पहले हम फूड को इनटेक करते हैं। फूड को हम अपनी बक्कल कैविटी में टीथ के थ्रू उसको ग्राइंड करते हैं। तो फूड इज ग्राइंडेड, फिर वो उसको हम सलाइवा से मिक्स करते हैं बक्कल कैविटी के अंदर ही। सलाइवा में एक बहुत ही एसेंशियल एंजाइम रहती है कॉल्ड सलाइवरी अमाइलेज विच इज सिक्रीटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है। तो सलाइवा से फूड में सलाइवा मिक्स होता है। सलाइवा इज सिक्रीटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड्स विच सिक्रीट्स एन एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी अमाइलेज विच कंटेन्स एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी अमाइलेज। वो क्या करती है, स्टार्च को सिंपल शुगर में ब्रेक कर देती है। फिर जो होता है फूड देन एंटर्स इनटू द ईसोफेगस और ईसोफेगस से फूड फिर आ जाता है स्टमक में। यहाँ पे आप डायग्राम में देखेंगे, ये स्टमक का डायग्राम दिया हुआ है। जे शेप का स्ट्रक्चर है, जे शेप का स्ट्रक्चर है। फूड को 4 से 5 घंटे के लिए स्टोर करके रखता है। स्टमक के अंदर होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है 3 टाइप का सिक्रीशन होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड से। पहला है HCl, दूसरा है पेप्सिन और तीसरा है म्यूकस। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो स्टमक के अंदर एक एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बिना उसके पेप्सिन एंजाइम जो है, जो कि एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम है जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करती है, वो काम नहीं करती है। तो पेप्सिन यानी प्रोटियोलिटिक एंजाइम के काम करने के लिए HCl जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर है तीसरा सिक्रीशन जो है वो है म्यूकस है। म्यूकस जो है स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है। फूड जो है ईसोफेगस से स्टमक में आता है थ्रू पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल की जो वॉल रहती है ना, उसमें कुछ ऐसी मसल्स रहती हैं जिनके रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन से फूड का मूवमेंट आगे की तरफ होता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। स्टमक से फिर फूड कहाँ एंटर करता है, स्टमक से फूड आता है स्मॉल इंटेस्टाइन पे। स्मॉल इंटेस्टाइन ही वो अरीना है जहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन होता है। लॉन्गेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का। देखो हाईली कॉइल्ड फॉर्म में अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये प्रेजेंट है। ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम इसके 3 पार्ट हैं। ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम इसके 3 पार्ट हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में खुद स्मॉल इंटेस्टाइन का तो सिक्रीशन होता ही होता है, साथ में लिवर और पेनक्रियाज से भी लिवर से आता है बाइल जूस और पेनक्रियाज से आता है पेनक्रियाटिक जूस, और ये मिलकर एक अल्कलाइन मीडियम क्रिएट करते हैं। अभी स्टमक में कैसा मीडियम था, एसिडिक मीडियम था। अब कैसा मीडियम हो गया है, अब अल्कलाइन मीडियम हो गया है, ठीक है। तो ये जो पेनक्रियाटिक जूस है, बाइल जूस है, ये लोग क्या करते हैं,
कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट को ब्रेक करते हैं, उनका डाइजेशन करते हैं। लिवर से आता है बाइल जूस जो कि फैट को इमल्सिफाई करता है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट से हम क्या समझते हैं, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स जो होते हैं, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स जो होते हैं उनको स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करना इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। और जो बाइल सॉल्ट होता है वो अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। गॉल ब्लैडर जो है उसका काम क्या है, ये छोटा सा ये गॉल ब्लैडर का डायग्राम दिया हुआ है, सी केयरफुल इन योर डायग्राम, उसमें दिया हुआ है ये बाइल जूस और बाइल सॉल्ट को स्टोर करके रखता है। और ये जो है पैरेट शेप जो ऑर्गन दिख रहा होगा पेनक्रियाज, ये पेनक्रियाज जो है 2 टाइप की एंजाइम का सिक्रीशन करता है, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ट्रिप्सिन क्या करती है, प्रोटीन को ब्रेक करती है अमीनो एसिड में, और लाइपेज जो होती है फैट को ब्रेक करती है फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में। तो ध्यान रखना है, एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से शुरू हो रही है, ओरल कैविटी से एक्सटेंड होती है टिल एनस। पहला पार्ट है बक्कल कैविटी जहाँ पर सलाइवा मिक्स होता है फूड में, फूड आगे बढ़ता है ईसोफेगस के थ्रू, आता है स्टमक में है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, फिर बढ़ता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई होते हैं, छोटे छोटे ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस रहते हैं, इस तरीके के फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस रहते हैं विलाई, ऐसे इस टाइप के फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस रहते हैं इनर सरफेस पे। ये क्या करते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। तो जो भी फूड अभी डाइजेस्ट हुआ ना स्मॉल इंटेस्टाइन में, अब उससे क्या अब्जॉर्ब भी तो करना पड़ेगा, जिससे कि जो न्यूट्रिएंट रिच फूड है वो ब्लड के थ्रू आगे बॉडी में पहुंचे, है ना। तो विलाय जो होती है ब्लड वेसल्स के थ्रू सप्लाइड रहती हैं, और ये जो ब्लड वेसल है वो न्यूट्रिएंट रिच फूड को जो है, फूड से जो हमने अभी न्यूट्रिएंट डिराइव किया है उसको बॉडी के डिफरेंट सेल्स में पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। तो फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन हो गया, अब जो बचा हुआ फूड है वो एंटर करता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में फर्दर एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड बचता है, जो वेस्ट बचता है, वो फीकल मैटर जो है एलिमेंट्री कैनाल से रिमूव होता है वाया एनस। तो यहाँ ये कंप्लीट हो गया अपना न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। Now let us begin our next important process, that is respiration. Respiration वो metabolic process है जिससे living cells जो होते हैं ना organisms के, वो energy obtain करते हैं in the form of ATP. ATP का full form है adenosine triphosphate। थोड़ा सा आगे हम ATP के बारे में थोड़ा डिटेल्ड स्टडी करेंगे। अभी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। वो मेटाबॉलिक प्रोसेस जिससे ऑर्गेनिज्म जो है एनर्जी को डराइव करता है इन द फॉर्म ऑफ ATP बाय यूटिलाइजिंग ऑक्सीजन एंड लिबरेटिंग CO2 from oxidation of complex organic substance. This process is termed as respiration. ज़्यादा कुछ भी नहीं है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को तोड़कर उसका ऑक्सीडेशन करके एनर्जी रिलीज करने की प्रोसेस रेस्पिरेशन है। 2 टाइप का होता है रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। देखते हैं प्रोसेस। ग्लूकोज जो होता है ये हमारा क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो गया, ठीक है। ग्लूकोज हमारा ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो गया। साइटोप्लाज्म में ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल C6H12O6 अब टूट जाएगा पायरूवेट में, जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, और यहाँ पर भी कुछ ATP निकलती है, ठीक है। फिर पायरूवेट, ये एरोबिक एनारोबिक में दोनों में कॉमन प्रोसेस है जो साइटोप्लाज्म में होती है। ग्लूकोज से पायरूवेट बनने की प्रोसेस एरोबिक रेस्पिरेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों मैकेनिज्म में सेम है। अब अगर एनारोबिक हो रहा है जैसे कि ईस्ट में है तो बनता है इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ATP के फॉर्म में एनर्जी मिलती है। इथेनॉल 2 कार्बन कंपाउंड मॉलिक्यूल है, फॉर्मूला है C2H5OH, ठीक है। और फिर
हमारी बॉडी में भी होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारे मसल सेल्स जब हम ज़्यादा काम कर लेते हैं ना एक्सेस में, तो हमारी बॉडी जो होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन काम होता है वहाँ पे, और लैक ऑफ ऑक्सीजन से प्रोड्यूस होता है लैक्टिक एसिड, जो कि है 3 कार्बन मॉलिक्यूल, C3H6O3 इज़ द फॉर्मूला, और एनर्जी लिबरेट होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP। ठीक है, फिर है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी जो नॉर्मल प्रोसेस होती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस यानी एरोबिक रेस्पिरेशन। इसमें सीधा सीधा मिलता है हमें CO2, H2O और ATP के फॉर्म में एनर्जी। तो 3 मैकेनिज्म देखे एरोबिक रेस्पिरेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन में। कॉमन चीज़ है ग्लूकोज से पायरुवेट में कन्वर्ट होना, जो कि साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, फिर पायरुवेट से ईस्ट में बनता है इथेनॉल, CO2 और एनर्जी। हमारी मसल सेल्स में बनता है लैक्टिक एसिड और एनर्जी। और हमारी डिफरेंट और बाकी अदर सेल्स जो होते हैं ह्यूमन बॉडी के, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है उसमें रिलीज होता है CO2, वाटर और एनर्जी। तो एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज इन द फॉर्म ऑफ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि हमारी एनर्जी करेंसी कहलाती है। नीचे आपकी NCERT में एक छोटा सा पैरा दिया हुआ है जिसमें ATP के बारे में थोड़ा डिटेल बताया हुआ है। द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज यूज्ड टू मेक एन ATP मॉलिक्यूल। ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये रिएक्शन है, इससे जाकर के ATP बनता है। तो एडिनोसिन। अब हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में डिटेल्ड स्टडी करते हैं। डायग्राम दिया हुआ है शोइंग अ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। नेजल पैसेज से शुरू हो रहा है लीडिंग टू फेरिंग्स। फेरिंग्स कॉमन पैसेज है फूड और एयर के लिए। फिर लैरिंग्स आ रहा है, वॉइस बॉक्स जिसे हम कहते हैं, विच इज़ लीडिंग टू ट्रैकिया। ठीक है, ट्रैकिया से फर्दर डिवाइड हो गया काय में, ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई डिवाइड हो गए ब्रोंकियोल्स में, और ब्रोंकियोल्स डिवाइड हो गए एल्वियोलर सैक में। एल्वियोलर सैक मतलब एल्वियोलाई, जहाँ पर एक्चुअल में गैसियस एक्सचेंज होता है। ठीक है, ऑक्सीजन रिच एयर को आपने अपनी नेजल पैसेज में नोस्ट्रिल्स के थ्रू लिया। नोस्ट्रिल में प्रेजेंट होते हैं फाइन एयर्स, जो कि डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर लेते हैं, और क्लीन एयर आपके नेजल पैसेज में एंटर होती है। फिर एयर थ्रोट में पास होती है और लंग्स तक पहुंचती है। लंग्स, ट्रैकिया डिवाइड होता है ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई डिवाइड होता है ब्रोंकियोल्स में, और फिर आते हैं एल्वियोलर सैक। एल्वियोलाई बलून लाइक स्ट्रक्चर है, डायग्राम में देख सकते हैं, ये बलून लाइक स्ट्रक्चर है। इसके अंदर सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है वो गैसियस एक्सचेंज के लिए। ये वो जगह है जहाँ पर O2 CO2 का लेन देन होता है। ठीक है, जो बॉडी रहती है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, या फिर हम ये कहें कि CO2 रिच ब्लड को लेकर आती है एल्वियोलाई के पास। और एल्वियोलाई में क्या भरी हुई है? ऑक्सीजन रिच एयर भरी हुई है। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या है, डिफरेंस है। एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन जाता है और ब्लड में CO2 जाता है, तो क्या हो जाएगा? डिफ्यूजन हो जाएगा। डिफ्यूजन से एक्सचेंज हो जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगी ब्लड में और ब्लड से CO2 चली जाएगी एल्वियोलाई में। ठीक है, और एल्वियोलाई में चली जाएगी, और वो ऑक्सीजन रिच एयर ब्लड वेसल के थ्रू हीमोग्लोबिन कैरी करते हुए प्रत्येक बॉडी में प्रेजेंट प्रत्येक सेल के पास ले जाएगा। इस तरीके से ह्यूमन रेस्पिरेशन सिस्टम आपका हुआ कंप्लीट। मैं एक बार समराइज कर देती हूँ। ऑक्सीजन रिच एयर आपके नेजल पैसेज में घुसी, वहाँ से गई फेरिंग्स में, फेरिंग्स से गई ट्रैकिया में, ट्रैकिया डिवाइड हो गया ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई डिवाइड हो गए ब्रोंकियोल्स में, ब्रोंकियोल्स डिवाइड हो गए एल्वियोलर सैक में। एल्वियोलाई वो जगह है जहाँ पर एक्चुअल गैसियस एक्सचेंज होता है। एल्वियोलाई के अंदर है ऑक्सीजन रिच एयर, ब्लड वेसल के अंदर है CO2 रिच एयर, CO2 आ गई एल्वियोलाई के अंदर, एल्वियोलाई से ऑक्सीजन चली गई ब्लड वेसल के अंदर। हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को अपने साथ चिपका लिया और जाके हर सेल को ऑक्सीजन देने का काम कर रहा है। ठीक है, शुरू करते हैं हम रेस्पिरेशन इन प्लांट्स।
प्लांट्स में गैसियस एक्सचेंज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, स्टोमेटा के थ्रू होता है। लीफ सरफेस के ऊपर गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं और उनके बीच में जो अपर्चर होता है वो होता है स्टोमेटल अपर्चर या स्टोमेटल पोर हम कह लें, ठीक है। इसके थ्रू, और ये गार्ड सेल्स, इनके ऊपर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है क्लोरोफिल। तो गैशियस एक्सचेंज किससे होता है, स्टोमेटा के थ्रू। पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, गार्ड सेल्स होते हैं, ये स्वेल हो जाते हैं तो CO2 अंदर एंटर करती है, ये श्रिंक हो जाते हैं तो CO2 गैशियस एक्सचेंज नहीं हो पाता CO2 का, ठीक है। फिर लेंटिसल्स इन स्टेम, प्लांट के जो स्टेम होती है उसके ऊपर छोटे छोटे से सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उसके अंदर ये जो लेंटिसल्स होते हैं इनके थ्रू गैशियस एक्सचेंज होता है। और फिर थोड़ा सा गैशियस एक्सचेंज जो होता है रूट्स की सरफेस से होता है। तो 3 एरियाज हैं जहाँ पर गैशियस एक्सचेंज होता है, एक लीव्स के स्टोमेटा से, दूसरा स्टेम के ऊपर प्रेजेंट लेंटिसल्स से, और तीसरा सरफेस ऑफ द रूट से, ठीक है। ग्लूकोज वही फोटोसिंथेटिक प्रोसेस हुई है, वही रेस्पिरेशन प्रोसेस है जहाँ पर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है ग्लूकोज का, और रिलीज हो रही है CO2, वाटर और एनर्जी। तो दिस इज हाउ वी कंप्लीटेड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ये पार्ट 1 था। आने वाला पार्ट 2 है जिसमें मैंने ट्रांसपोर्टेशन इन ऑर्गेनिजम्स और क्या कहते हैं एक्सक्रीशन, ये 2 टॉपिक्स, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन, इनको डिटेल्ड एग्जैक्टली एज पर NCERT मैंने वहाँ पर भी इसी तरीके से एक्सप्लेन किया है। बट पार्ट 2 के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि मैं और वीडियोज़ बनाऊँ।